हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकेंड क्लास है और फर्स्ट लेसन है। पहले हम लोगों ने बताया था कि केमिस्ट्री शुरू करने से पहले क्या क्या पढ़ते हैं उसको हम समझाए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान से पूरा देखते जाइए और एक एक प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एकदम टॉपिक वाइज लिखा गया सब्जेक्ट है, पूरा एकदम मस्त, एकदम अच्छा तरीका से। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको केमिस्ट्री से डर भी लगता है तो आज के बाद से लगना बंद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि अम्ल, क्षार एवं लवण। इससे पहले हम देखते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, वे पदार्थ जो जल में डालने पर विपरीत अवस्था में टूट जाते हैं, विपरीत आवेश में टूट जाते हैं, उन्हें अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। अपघट्य पदार्थ जैसे मान लीजिए यदि हम नमक लें, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको जल में डालेंगे ना तो ये टूट जाएगा। Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। Na यानी जो शुरू में रहता है उस पर प्लस घात होता है, जो यहाँ पे माइनस, क्योंकि यह आवेश विपरीत रहेगा तब ना यह एक दूसरे को आकर्षण करके चिपकेंगे, इसीलिए। अब दूसरा है MgCl2। तो हम बताएंगे जो 2 इसके नीचे या तो यह इसका 2 नहीं है, यह 2 इसके कपार का है। तो देखिए इसके ऊपर रहेगा तो Mg पे 2+ टूटेगा और Cl माइनस। तो देखिए मैग्नीशियम इधर एक है, इधर क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2, तो इसको आगे 2 लगा देंगे। ऐसा ही CaCl2 होगा तो Ca पे प्लस, अगर इसको हम पानी में डालते हैं तो Ca+ टूटेगा और 2Cl माइनस टूटेगा। ऐसा ही KCl। उसके बाद यदि हम देखिए, यदि KCl को डालते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को डालते हैं, तो K+A को टूटेगा और Cl A को टूटेगा। तो उदाहरण के लिए लिख सकते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ जो पानी में डालने पर विपरीत आवेशों में टूट जाते हैं उसको विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए LiF, LiCl, LiBr, LiT, NaF, NaCl, NaBr, ऐसे। या फिर देखिए वे पदार्थ जिसके जटिल आयन में वैद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अर्थात जिसको जल में डालने पर उसे विद्युत प्रवाहित हो सके उसको भी हम कह सकते हैं क्या, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब चलिए देखते हैं कि आयनन क्या होता है या विद्युत वियोजन क्या होता है या वैद्युत अपघटन क्या होता है। एकदम सेम वही होता है कि यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में डालने पे विपरीत अवस्था में टूट जाते हैं, विपरीत आवेश में टूट जाते हैं, तो टूटने की इस क्रिया को आयनन या विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे एक स्वांट अरेनियस का सिद्धांत जो है विद्युत वियोजन पे दिया गया है। तो उन्होंने क्या कहा था कि सन 1887 ईस्वी में स्वांट अरेनियस ने वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन का अध्ययन करके जो तथ्य प्रस्तुत किया उसे स्वांट अरेनियस का सिद्धांत कहते हैं। जैसे स्वांट अरेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने विद्युत अपघट्य पदार्थ के बारे में, इट मीन्स जैसे उन्होंने विद्युत अपघट्य पदार्थ के बारे में एक सिद्धांत अपना दिया तो उसी को बोला है जो निम्नवत है। अब पहला क्या है, जब किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जल या किसी अन्य विलायक अर्थात जिसमें घुलता हो, विलीय जिसमें घुलता हो उसे विलायक कहते हैं, विलायक में डाला जाता है, वह विपरीत प्रकार के आवेशों में टूट जाता है तो यह टूटने की क्रिया को आयनन कहते हैं। यह सिद्धांत स्वांट अरेनियस जी ने दिया था। दूसरा देखिए, दूसरा है कि विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयनन कहते हैं। जिस पर आयनन समझ गए ना, विद्युत आवेश परमाणु या परमाणुओं के समूह को कहते हैं जिस पर इस धन आवेश, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे धन आयन, तथा जिस पर ऋण आवेश होता है उसे ऋण आयन कहते हैं। फिर चौथा उन्होंने बताया था कि जब किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोलते हैं तो उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। उसका जितना भाग आयन के रूप में वियोजित होता है उसे आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। मतलब अगर जल में किसी चीज को वियोजित किया जाता है तो वो पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, जितना घुलता है उसको ही बोलते हैं आयनन की मात्रा। तो आयनन की मात्रा का सूत्र
निकाला जाए कि कोई सवाल में पूछ दे कि आयरन की मात्रा बताओ, तो आयन में वियोजित अणु की मात्रा, यानी जितना अणु वियोजित हुआ है बटे में कुल अणुओं की संख्या को कहते हैं। जैसे एक सूत्र देख लीजिए इस सवाल पे कि यदि NaCl के 100 अणु हैं, इसमें से 20 आयनित हो रहे हैं, तो आयरन की मात्रा कितनी होगी? तो ऊपर रखेंगे 20 और नीचे रखेंगे 100, काट देंगे तो 1/5, 1/5 को बोल सकते हैं 0.2, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में धन आवेश तथा ऋण आवेश का संख्या बराबर होता है, तो वह विलयन उदासीन होता है। अर्थात कोई मान लीजिए हम कोई विलयन लें और इसमें धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर हो, तो यह विलयन उदासीन होगा, अर्थात इसमें चार्ज प्रवाहित नहीं होगा। नेक्स्ट अगला है, आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, साथ साथ कमेंट भी करते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा। नेक्स्ट है, किसी वैद्युत अपघट्य के भौतिक व रासायनिक गुण के आयनन का जो स्वभाव होता है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। आगे, किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन की चालकता आयनन पर निर्भर करता है, अर्थात वैद्युत आयनन पदार्थ का जितना भाग आयनन होता है, जितना अधिक आयनन होगा उस विलयन की चालकता उतनी अधिक होगी। अर्थात किसी विलयन में किसी चीज को डालने पे जितना अधिक मात्रा में वो घुलेगा उतना ही उसकी चालकता बढ़ेगी, ठीक है। मतलब जितना अधिक आयनन होगा उतना ही उस विलयन में चालकता उतना ही अधिक होगी। आप समझते हैं अम्ल या क्षार, क्षार को भस्म भी बोलते हैं। तो देखिए अम्ल तथा क्षार की प्रारंभिक अवधारणाएं। अम्ल तथा क्षार का प्रारंभिक अवधारणा स्वांट और रेनियस प्रस्तुत किए थे। अम्ल तथा क्षार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। पहला मतलब स्वांट और रेनियस के अनुसार वे पदार्थ जिसे जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन त्यागता है अम्ल कहलाता है। जैसे NaCl को यदि जल में डालेंगे तो H अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन आयन दिया। उसी प्रकार HNO3 को नाइट्रिक अम्ल में को जल में डालेंगे तो H अलग हो जाएगा और नाइट्रिक ये जो है NCO3 अलग हो जाएगा, तो ये अम्ल कहलाएगा। अर्थात जल में डालने पे जो H धन आयन देगा उसको हम बोलेंगे अम्ल। क्षार किसको कहेंगे? तो वे पदार्थ जिसे जल में डालने पर हाइड्रॉक्सी आयन अर्थात OH- त्यागता हो। जैसे LiOH को ना यदि H2O में डालेंगे तो वह टूट जाएगा, OH- देगा और Li+ देगा। तो हमको देखना है कि यदि लास्ट में OH है ना तो वो क्षार है। अब देखते हैं लवण किसको कहते हैं। तो देखिए लवण किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस आयन को लवण कहते हैं। जैसे NH3 और HCl को जोड़ने पर NH4Cl प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जितना भी हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़े हैं वह स्वांट और अरेनियस का सिद्धांत था, लेकिन अभी और वैज्ञानिकों ने, जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया। तो अब एक वैज्ञानिक थे सन 1923 ईस्वी में लॉरी तथा ब्रास्टेड नामक वैज्ञानिक प्रोटॉन त्यागने के आधार पर व ग्रहण करने के आधार पर अम्ल क्षार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। जैसे पहला अम्ल, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन अर्थात H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे ना H+ किसी दूसरे को देगा तो वो अम्ल कहलाएगा। जैसे देखिए NaCl और NaOH हम जोड़ रहे हैं तो ये अलग अलग टूट जाएगा, तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा तो ये प्लस आयन दे रहा है ना, अर्थात ये अम्ल है। ये OH- दे रहा है अर्थात ऋण है। अब क्षार के बारे में परिभाषा देखते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन ग्रहण करता हो अर्थात H+ ग्रहण करता हो क्षार कहलाता है। जैसे
H प्लस है, यदि हम इसको दे देंगे तो ये NH4 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, क्षार। ठीक ना। इसी प्रकार से NaCl प्लस NaOH को जोड़ रहे हैं तो NaCl, ये तो माइनस NaCl हो गया, और HOH, तो यानी कि H यह किसको दिया, इसको दिया, तो ये क्या है, क्षार है। समझे। अब देखते हैं, भस्म को कभी कभी क्षार भी कहते हैं। भस्म को क्षार तब कहते हैं जब उसकी शुद्धि अवस्था में OH हाइड्रॉक्सी आयन उपस्थित होता हो। जैसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यह अम्ल है कि क्षार है, तो मात्र एक और तरीका हो सकता है कि लास्ट में अगर OH रहेगा तो मान लीजिएगा कि ये क्षार है, क्षार को हम भस्म कहते हैं। तो जैसे देखिए, अब पूछ देगा आपको एक प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न में कि अम्ल का राजा किसे कहते हैं, अम्लराज, तो HCl को अम्ल का राजा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।